अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक होगा, आखिरी होगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी भी लेक्चर सीरीज़ हैं वो पसंद आ रही होंगी। मेरे हत्तुल इम्कान कोशिश है कि आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करूँ और अथेंटिकेशन के साथ और इंशाल्लाह आसान अल्फाज के अंदर और आसान एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने की कोशिश। और ये जो सीरीज़ है वो ऐसे ही जारी रहेगी। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो है एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। जो हमने ग्रुप 2 एलिमेंट जो बता के थक गया हूँ, बी मज का सर बड़ा, बी मज का सर बड़ा या बड़ी मज का सर बड़ा, जैसे मर्जी आप इसको याद कर लें, उनकी एक्सट्रैक्शन किस तरह से की जाती है वो तमाम तर बातें इसमें डिस्कस करूंगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर एक थोड़ी सी कमियां हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की, जिनको मैंने साथ ऐड किया है। उनकी डेफिनेशन भी आपके साथ शेयर कर दी है ताकि आपके लिए टॉपिक को समझने में मजीद आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बेटे, कॉपी पेंसिल लें और नोट करना स्टार्ट करें। एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। पहली जो मैंने लाइन लिखी है उसका मतलब है नो स्पेसिफिक मेथड इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम देयर ओर। कि कोई ऐसा खास मेथड नहीं है कि मेटल्स के लिए जो लिखा जा सके कि यार ये वाला मेथड आप अप्लाई करके मेटल को अलग कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ बेसिक चीजें हैं जो तमाम तर प्रोसेस के अंदर सेम चलती हैं, हम उनके बारे में तो ये कह सकते हैं, लेकिन हर मेटल का दर हकीकत अलग करने का तरीका डिफरेंट होता है, सेपरेट होता है। और यहां पर जो मैंने टर्म इस्तेमाल की डेफिनेशन है दैट इज ओर। अब देखें ये वो डेफिनेशंस या वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आगे हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर लूं। पहली जो टर्म है दैट इज अ मिनरल। मिनरल क्या होता है? मिनरल बेटे कोई भी ऐसी चीज या नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है जो अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं, जमीन की सतह से निकाले जाते हैं, जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं, उनको मिनरल कहा जाता है। अब मिनरल जो होते हैं वो ज्यादातर बुक्स में इसको मेटेलिक कंसीडर किया जाता है, लेकिन मिनरल जो होते हैं वो मेटेलिक भी हो सकते हैं, वो नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं। यानी कि मिनरल आप ये कह लें कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो जमीन के अंदर से हम निकालें उसको क्या कहेंगे? मिनरल कहा जाता है। तो बेटे नेचुरली अकरिंग मेटेलिक कंपाउंड्स और नॉन मेटेलिक कंपाउंड आर कॉल्ड मिनरल। जमीन के अंदर से जो कुछ आपको मिलेगा वो मिनरल कहलाएगा। दूसरी जो डेफिनेशन, अब जाहिर है आप जमीन की जब डिगिंग करते हैं, खुदाई कर रहे हैं, इसको कहते हैं माइनिंग, MINING, माइनिंग। जमीन की जब आप खुदाई करते हैं तो वहां पर कोई किसी ने इन्वेलप में तो डाल के मेटल नहीं रखी हुई या किसी बर्तन पतीले में छुपा के तो नहीं रखी हुई, बल्कि वो जमीन के साथ मट्टी है वो भी उसके साथ चिमटी हुई है, उसके साथ रेत है वो भी चिमटी होगी, या उसके साथ कोई पत्थर जो है वो जमीन से वो भी निकल आया करेंगे। तो मेरे बेटे मिनरल के साथ लगी हुई मट्टी, उसके साथ लगी हुई रेत, उसके साथ लगा हुआ जो भी डेब्रिस है, गंदगी है जो आपकी जरूरत की नहीं है, उसके लिए भी एक टर्म इस्तेमाल की जाती है दैट इज गैंग। कुछ लोग इसे गैंगू भी पढ़ते हैं, कुछ गैंग पढ़ते हैं, तो आपकी मर्जी है, स्पेलिंग आने चाहिए। मेरी तरफ से आप इसको बिल्ली पढ़ लें, बकरी पढ़ लें, जो मर्जी पढ़ लें, स्पेलिंग एक्चुअली में जो है वो आपको आने चाहिए GANGUE, गैंग। डेब्रिस गंदगी, सच एज क्ले, जैसा कि मट्टी, रेत, रॉक, कोई पत्थर, विच इज अटैच टू द मिनरल, जो कि किसके साथ अटैच है? मिनरल के साथ। दोबारा फिर बता रहा हूं, जमीन की आपने खुदाई करनी है, इसमें से आपको मेटेलिक कंपाउंड मिलेंगे। मेटेलिक कंपाउंड जो होंगे वो आपके पास मिनरल होते हैं, उनके साथ लगी हुई जो मट्टी है उसको गैंग कहते हैं। अब जब आप मिनरल जमीन से निकालते हैं ना, वो मेटेलिक कंपाउंड भी हैं, और जरूरी नहीं होता कि हर जो मिनरल होता है उसमें से मेटल को निकाला जा सके। जैसे जरूरी नहीं होता कि हर उस्ताद ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा हो। सिमिलरली जो भी डेब्रिस आप जमीन से मिनरल आप जमीन से निकालेंगे, जरूरी नहीं होता उसके अंदर से आप मेटल को निकाल लें और बाद में उस मेटल का इस्तेमाल आप करें। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसकी ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर एल्यूमिनियम लगा हुआ है,
लेकिन ये जमीन से तो ऐसे नहीं निकला था। जमीन में तो ये अपने ओर के अंदर, बॉक्साइट के अंदर से निकला होगा, क्रियोलाइट के अंदर से निकला होगा, लेकिन उसको बाद में खालिस बनाया, उसको मेटल को अलग किया और आज वो मेरे इस्तेमाल आ रही है कि मैंने इससे एल्यूमिनियम की इसकी बाउंड्री कर रखी है, इसको जंग नहीं लगता, या एल्यूमिनियम विंडो बना रखी है। इसी तरह से मेरे बेटे हर मिनरल में से मेटल को निकालना आसान नहीं होता, और आसानी से निकालने के लिए जो मिनरल इस्तेमाल होते हैं या वो मिनरल जिनके अंदर से मेटल आसानी से निकल जाती है, उस मिनरल को कहते हैं ओर, ORE, ओर। क्लियर है? तो एक्चुअल में मिनरल ओर क्या है? ये मिनरल ही है, लेकिन कौन से मिनरल हैं? वो वाले मिनरल जिसके अंदर से मेटल को निकाला जा सकता है मेरे बेटे, उसको आप कहते हैं मिनरल। हम यूं कह सकते हैं तमाम तर दुनिया में ओर जो हैं वो मिनरल हैं। ऑल द ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। तमाम मिनरल ओर नहीं है, क्योंकि तमाम मिनरल में से मेटल नहीं निकल सकती, लेकिन हर ओर में से मेटल निकल सकती है, और ओर आपके पास क्या है बेटे? मिनरल कहलाएंगे। यहां तक बातें क्लियर होगी? तो मिनरल विच कंटेन द सफिशिएंट परसेंटेज ऑफ अ मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड, यानी कि ऐसे मिनरल जिनके अंदर इतनी मिकदार के अंदर मेटल होगी कि आप उसको निकाल सकें आसानी के साथ, और बाद में मेरे बेटे उससे चीजें बनाकर कमर्शियली तौर पर सेल की जा सके, बेची जा सके, उसको आप क्या कहते हैं? ओर। क्लियर होगी? अब है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके जरिए ओर में से मेटल को निकाला जाता है, उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वो प्रोसेस जिसको इस्तेमाल करके ओर के अंदर से मेटल को निकाला जाए, उसको मेटलर्जी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मेटल, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें से अलग किया जाए मेटल को फ्रॉम देयर ओर, उसके ओर के अंदर से, उसको कहते हैं मेटलर्जी। मैं अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स हैं, आपके लिए आसान हो सके। मिनरल कोई भी ऐसा कंपाउंड जो जमीन में से निकलता है, उसको मिनरल कहते हैं। उसके अंदर जो है वो मट्टी या जो गंदगी उसके साथ लगी हुई है, उसको गैंग कहते हैं। अब हर मिनरल में से मेटल नहीं निकाली जा सकती, वो मिनरल जिनमें से मेटल निकल सके उसको क्या कहते हैं? शाबाश, और कहते हैं। और मेटलर्जी क्या होता है? ऐसा अमल जिसके जरिए और में से मेटल निकाली जा सके, उसको मेरे बेटे कहेंगे मेटलर्जी। एलर्जी नहीं, मेटलर्जी। अब जो है आपके पास इसके कुछ स्टेप्स हैं। मैंने आपको पहले कहा कि एक्सट्रैक्शन के लिए कोई मखसूस तरीकेकार बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप हैं, कुछ ऐसे लम्हात हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो तमाम तरह मेटलर्जी, वो कॉपर की करें, एल्यूमिनियम की करें, वो मैग्नीशियम की करें, वो बेरिलियम की करें, स्ट्रोंशियम की करें, किसी की भी करें, तो वो 4 स्टेप उसमें कॉमन है। अब उसमें जो स्टेप नंबर 1 है, वो पहला है क्रशिंग, या इसको कहते हैं ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के साथ ना बुक में कुछ में टर्म लिखी होती है पल्वराइजिंग। पल्वराइजिंग का क्या मतलब होता है? अब देखिए, जमीन के अंदर से अगर आपने जो है वो मेटल निकाल लिया, मिनरल निकाला है, मिनरल का इतना इतना बड़ा पत्थर हो सकता है, इतना इतना हो सकता है, बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं, जमीन में से तो निकल आए, मिनरल निकल आया। लेकिन अब इतने बड़े पत्थर को मशीन के अंदर डालना कैसे है? ऐसे तो नहीं डाल देना, पहले उसकी सफाई करेंगे और उसको तोड़ेंगे। तोड़ने के अमल को कहते हैं क्रशिंग, ताकि उसके छोटे पीस कर लें। अब क्रशिंग या ग्राइंड, बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं, जैसे आपके पास कह लेना बड़ा सारा ड्रम होता है, बड़ा सा ड्रम जहन में लाएं, बड़ा सारा ड्रम में उसके अंदर ना पत्थर की, जो पत्थर कह रहा हूं, स्टील की बॉल होती हैं, गोल गोल, बड़ी वजनी होती हैं, होती छोटी, इतनी इतनी होगी, इतनी इतनी होगी, लेकिन वजन बहुत ज्यादा होता है। उसके अंदर वो बॉल डाली होती हैं, ये मिनरल उठा के उसके अंदर डालते हैं और उसको घुमाते हैं। जब वो घूमती है ना, तो वो बॉल इन मिनरल के ऊपर गिरते हैं, और जिसकी वजह से ये मिनरल का चूरा निकल जाता है, कचूमड़ बन जाता है, बिल्कुल बारीक बारीक हो जाती है। और वो बारीक बारीक इतनी होती है कि वो धूड़ कहते हैं ना, जिसे जैसे कच्ची सड़क से मोटरसाइकिल गुजरे तो पीछे वो धूड़ सी उड़ाता है, इतनी इतनी बारीक कर दिया जाता है, इतना उसको जो है वो पल्वराइज कर दिया जाता है। इस अमल को पल्वराइजेशन कहते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि आपने किसी भी मिनरल को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना है, या इतना बारीक कर देना है कि वो पल्वराइज हो जाए।
दूसरा स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब देखिए बेटे, इसके अंदर गैंग भी है, गैंग से मुराद है वही मट्टी, कचरा, मट्टी मेटल के साथ, मिनरल के साथ लगे हुए हैं। अब आपने उन मिनरल्स को किसी तरीके से खालिस करना है। कंसंट्रेशन का मतलब है खालिस करना है। मिसाल के तौर पर छोटी क्लासेस में आप एक प्रोसेस पढ़ के आए थे, फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस, या कुछ बच्चे जिनका डिफरेंट बोर्ड होता है उन्होंने उसके अंदर जो है वो पढ़ के आए होंगे ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। ये सारे कंसंट्रेशन के ही तरीके हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसके अंदर से मट्टी को अलग करना है, गंदगी को अलग करना है, डेब्रिस को अलग करना है, और आपके पास क्या चीज रह जाएगी? खालिस मिनरल रह जाएगा। क्लियर? और फिर चौथा स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब उस ओर में से ना एक्सट्रैक्शन करनी है मेटल की। अब जो डिफरेंट बोर्ड वाले हैं उन्होंने तो अलग अलग पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन तकरीबन हर बोर्ड में पढ़ाया जाता है कि एक्सट्रैक्शन के दो तरीके हैं। एक उसमें है रोस्टिंग, भूनना। जैसे अम्मी सालन बनाने वाली लड़कियां जो है वो जानती होंगी कि भूना जाता है गोश्त को, ठीक है, वो जो भूनते हैं ना उसको रोस्ट कहते हैं। तो ये भूनना, या दूसरा तरीका है रिडक्शन। रिडक्शन भी की जा सकती है। रिडक्शन का कुछ बुक्स में नाम लिखा होगा स्मेल्टिंग, ठीक है, पर्टिकुलर टर्म है स्मेल्टिंग, या इसी को कहते हैं रिडक्शन। ये किसके अंदर की जाती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के दो तरीके हैं, एक है रोस्टिंग, दूसरा है रिडक्शन या स्मेल्टिंग। क्या कहेंगे? रिडक्शन या स्मेल्टिंग कहेंगे। और आखिर में जो तरीकेकार है वो इस्तेमाल किया जाता है रिफाइनिंग। और ये चार बेसिक स्टेप हैं मेटलर्जी के, जो तकरीबन आपको हर मेटल की मेटलर्जी के लिए चाहिए होते हैं। पहला कौन सा है? क्रशिंग। दूसरा क्या है? क्रशिंग को कहते हैं ग्राइंडिंग या पल्वराइजेशन। दूसरा स्टेप क्या है आपके पास मेरे बेटे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तीसरा जो स्टेप है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में रोस्टिंग भी की जा सकती है, स्मेल्टिंग भी की जा सकती है। और जो चौथा स्टेप है दैट इज रिफाइनिंग, या इसी स्टेप का जो एक और नाम लिखा जाता है दैट वन इज प्योरिफिकेशन। रिफाइनिंग का मतलब भी खालिस करना है, प्योरिफिकेशन का मतलब भी मेरे बेटे खालिस करना होता है। क्लियर होगी? अब देखें, ये थी वो बेसिक डेफिनेशंस या बेसिक टर्म्स जो बेटे आपके लिए जानना जरूरी है। और यहां से आपकी बुक में फिर आगे लिखा होगा फर्स्ट स्टेप है दैट इज अ रोस्टिंग। रोस्टिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए। रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। रोस्ट करते हुए, गोश्त भूनते हुए भी तो हीट ही कर रहे होते हो ना, तो रोस्टिंग में हीट ही करना है आपने, लेकिन उस मेटल को इतना हीट नहीं करना कि वो मेटल ही मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। उसको हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसकी मदद से उसको भूनेंगे, उसको रोस्ट करेंगे, उसको हीट करेंगे ऑक्सीजन में, तो उसके ऑक्साइड बनेंगे। क्लियर है? अब लेकिन इतना हीट नहीं कर देना कि वो जनाबे वाला मेल्ट हो जाए, बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। तो रोस्टिंग की डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मिनरल टू ऑक्साइड बाय हीटिंग बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि आपने अगर ग्रुप 2 के एलिमेंट को निकाला जमीन से, निकालने के बाद आप उसको क्रश करेंगे, क्रश किया बहुत अच्छे तरीके से, फिर आपने क्या किया? उसको कंसंट्रेट कर लिया ताकि उसके अंदर से गैंग वगैरह को निकाल दे, मट्टी शट्टी निकाल दे। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसको रोस्ट किया। ये तीसरा स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है वो ज्यादातर कार्बोनेट की शक्ल में रहते हैं। मैंने जब आपको कार्बोनेट, इससे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट पढ़ाया था, अगर आपने लेक्चर नहीं लिया तो वो भी आप लेक्चर इसी प्लेलिस्ट से निकाल सकते हैं, या लिख लें थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट बाय QAF, तो आपको वो भी लेक्चर हमारा मिल जाएगा। तो बेटे जब उसको मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, ये जो डेल्टा है ना, ये हीट का साइन है, तो वो अपने ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो निकल के भाग जाती है, पीछे किसको छोड़ जाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड को। किसको छोड़ जाती है बेटे? मैग्नीशियम ऑक्साइड को। लेकिन यहां पर याद रखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाकर उसमें से बिजली गुजार के वही इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह आपने सेल बनाना है, उसमें इलेक्ट्रोड और कैथोड लगा देना है, इलेक्ट्रोड लगाने हैं, एनोड और कैथोड, बिजली गुजारेंगे तो Mg जो है वो जाकर कैथोड के ऊपर चिमट जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो वहीं से फारग हो जाएगी, मेटल आपके पास निकल आएगी।
दूसरा प्रोसेस है स्मेल्टिंग, जिसका हमने को नाम भी पढ़ा रिडक्शन। अब रिडक्शन भी की जा सकती है। पहले स्मेल्टिंग की डेफिनेशन पढ़ें। मेथड टू रिड्यूस द मेटल आयंस टू फ्री बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का होना जरूरी है। अब रिड्यूसिंग एजेंट या तो आप मेटल ले लें, या फिर आप क्या करें, कोक ले लें, प्योर कार्बन जो है उसको ले लें, या फिर आप हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज कर सकते हैं। ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इनकी मदद से कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या सोडियम, इनको इस्तेमाल करके आप स्मेल्टिंग करवाया करेंगे। क्लियर हो गया? तो मेरे बेटे अगर हम ग्रुप 2 के एलिमेंट की बात करें, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, मैंने आपको बताया कि रोस्टिंग में मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को इसके क्लोराइड हो, MgCl2 की फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, तो आप उसको सिंपली तरीके से अलग नहीं कर सकते रोस्टिंग के जरिए, स्मेल्टिंग के जरिए। आपने उसमें से बिजली गुजारनी है। कैसे गुजारनी है वो यहां पर मैं आपको समझाऊंगा। अब देखें, ग्रुप 2 में जो आपके पास दूसरा एलिमेंट है कैल्शियम का क्लोराइड है, उसमें आप डालें सोडियम मेटल। आप जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने पढ़ाया था ना, तो वहां पर आप टेबल देखे ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो सोडियम ऊपर पड़ा हुआ है। तो सोडियम जो है वो क्लोरीन को उतारने की एबिलिटी रखता है। मैंने कहा था ऊपर मौजूद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, एक्टिविटी सीरीज के अंदर, या इसको हमने दूसरा नाम एक और भी दे रखा था, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। इसके अंदर जो एलिमेंट ऊपर मौजूद हैं वो नीचे वालों को रिप्लेस कर सकते हैं। तो बेटे सोडियम ऊपर मौजूद है, मैग्नीशियम भी ऊपर मौजूद है। मैग्नीशियम डाल लें या सोडियम डाल लें, वो क्लोरीन को उतार के अपने साथ NaCl बना देगा, और जो कैल्शियम मेटल है उसको क्या कर देगा, बिल्कुल अलग करके रख देगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग। रोस्टिंग में भी हीट करते हैं, स्मेल्टिंग में भी हीट करते हैं, लेकिन रोस्टिंग में हीट करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर। कहां पर हीट करते हैं बेटे? हाई टेम्परेचर के ऊपर, एयर के अंदर, बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो होती है स्मेल्टिंग होती है, स्मेल्टिंग में क्या किया जाता है मेरे बेटे, आपने स्मेल्टिंग के अंदर किसी रिड्यूसिंग एजेंट को डालना है। वो सोडियम हो सकती है, मेटल हो सकती है कोई, वो आपके पास कोई भी हो सकती है जनाबे वाला रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन हो सकता है, या कोई भी ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट जो मैंने लिखे हुए हैं, इनमें से आप जनरली ऐड कर लें। अब एक तरीका है, यहां पर एग्जांपल बुक में दी हुई है बेरिलियम की। बेरिलियम को कैसे अलग किया जाता है? बेरिलियम जो है ना वो जमीन से निकलता है, वो बेराइल ओर के अंदर निकलता है। अब ये बेराइल ओर का फार्मूला होता है Be3Al2SiO3 टेकन 6। इसके अंदर आपने लेना है, ये जमीन से निकलेगा, आपने इसको तोड़ना है, क्रश करना है। तो ये हमने कर लिया क्रश। फिर इसके ऊपर डाला एसिड, एसिड डाइजेशन करवानी है। बाद बुक में लिखा जाता है, एसिड डाइजेशन की जगह लिखा जाता है एसिड लीचिंग, LEACHING। एसिड को बहाया जाता है। एसिड को इसलिए बहाया जाता है कि ये जो बेरिलियम है ना, ये मेरे बेटे अपने आयन के अंदर तब्दील हो जाए Be+2 में। किसमें तब्दील हो जाए? Be+2 में। वो Be+2 चूंकि एसिड के अंदर है, पानी भी मौजूद है, वहां पर वो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। वो जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। क्यों डाला? कॉमन आयन इफेक्ट, फर्स्ट ईयर का टॉपिक, कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ के आए हुए हो। कॉमन आयन इफेक्ट में OH है, OH है, इसकी वजह से ये बेरिलियम प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा। पहले ये हल होगा, डिसॉल्व होता है, लेकिन ये बेशक कम डिसॉल्व होता है, लेकिन होता तो है। तो ये डिसॉल्व हुआ, इसके अंदर जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये जो हल हुआ था वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी सॉलिड बन के नीचे बैठना शुरू कर देगा। तो आप उसको अलग कर लेंगे। अब इसके लिए जो है वो आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि अभी ये सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है जिसमें आपने काम किया है, कोई ऐसा सॉल्यूशन सॉल्वेंट और डाल दें जिसके अंदर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा हल होता है, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड यहां से निकल के उस सॉल्वेंट के अंदर चला जाएगा। फिर उसका रिएक्शन करवाते हैं HF के साथ। HF क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, या एक्चुअल में ये एसिड लेते हैं तो आप कहेंगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। जब ये उसके साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो बेरिलियम जो है वो BeF2 में तब्दील हो जाता है। इसकी बाद में इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है और बेरिलियम प्योर मेटल आपके पास आ जाती है, एंड दैट मेटल इज वेरी रिएक्टिव। ये काफी रिएक्टिव होती है मेटल।
सिमिलरली एक बार रिपीट भी बल्कि कर देता हूं कि बेरिलियम और जमीन से निकलेगा, उसको आपने छोटे छोटे पीसेस में तब्दील करना है, उसके ऊपर आपने एसिड बहाना है, एसिड से उसे थोड़ा हीट भी करेंगे ताकि वो बेरिलियम सल्फेट बन जाए या बेरिलियम आयन दे दे। वो बाद में जो है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को निकाल लेंगे, उसको हाइड्रोजन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे HF के साथ, तो वो बनेगा BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड, और बेरिलियम फ्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, बेरिलियम मेटल आपके पास हासिल हो जाएगी। नेक्स्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है ना बेटे, ये आपको मिलता है अक्सर आप ये कह लें जो होता है ना साल्टी वाटर, सी वाटर, समंदर के पानी में तकरीबन 3.4% अमोनियम सोडियम क्लोराइड होता है, और इसी तरह से उसमें बेरिलियम मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, और इसी के साथ साथ समंदर के पानी के अंदर बेटे हमारे पास मौजूद होता है कैल्शियम क्लोराइड। या जमीन से मैग्नीशियम जो है ये अपने ओर के अंदर निकलता है। ओर से मुराद है कि जैसे ये है ना, इसी तरह का ये एक और बनाता है, उसे कहते हैं कार्नीलाइट। क्या कहते हैं बेटे? कार्नीलाइट। उसका फार्मूला होता है KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O। ये कार्नालाइट का फार्मूला है, CARNALITE, कार्नालाइट। कार्नालाइट इज द ओर ऑफ मैग्नीशियम। MCQs आ सकता है, नोट कर ले। मैग्नीशियम का और कौन है? कार्नालाइट। बेराइल और किसका है? बेरिलियम का। एल्यूमिनियम नहीं कह देना, एल्यूमिनियम इसमें है, एल्यूमिनियम यहां से निकलता नहीं है। अगर निकालना हो तो इतना महंगा पड़ता है प्रोसेस कि एल्यूमिनियम की कीमत बहुत बढ़ जाती है, तो फिर उसके लिए अलग और है उसके, ठीक है। उसमें बॉक्साइट है, उसके जरिए आप क्रेओलाइट है, उसके जरिए आप निकाल सकते हैं। मैग्नीशियम अब कहां से आपने लेना है? समुद्री पानी से, या आपने मैग्नीशियम इसका और ले लेना है कार्नालाइट KCl MgCl2 6H2O, उससे लेकर आपने उसमें थोड़ा सा नमक डालना है NaCl। अब ये क्यों डालते हैं? ये बेटे इसलिए डालते हैं कि जैसे कैल्शियम क्लोराइड है ना, कैल्शियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तकरीबन 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब वो हासिल करना भी मुश्किल है और उसको बाद में पिघलाए रखना भी मुश्किल है, तो अगर आप उसमें NaCl डाल दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसी तरह से MgCl2 का मेल्टिंग पॉइंट है ज्यादा, इसको पिघलाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। अगर आप इसमें थोड़ा सा NaCl डाल देंगे ना तो ये आराम से मेल्ट हो जाता है, इजीली मेल्ट हो जाता है। जब ये इजीली मेल्ट होता है तो उसके बाद आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए तरीका क्या है वो मैं आपको कहा था, बता दूंगा कि आपने ये एक सेल लेना है, सेल के अंदर जो है वो आपने इलेक्ट्रोड और कैथोड लगाने हैं, और ये जो आपके पास मटेरियल मेल्ट हुआ होगा मोल्टन ये वाला साल्ट, वो इसके अंदर डाल देना है, और इसको जो है वो बैटरी के साथ है कनेक्ट कर देना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मैग्नीशियम जो है ये जब मेल्ट होगा तो ये MgCl2 टूट के बनाएगा Mg+2 और Cl नेगेटिव। ये जो Mg+2 है ये कैथोड के ऊपर आएगा और इसके ऊपर आकर जमा होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? और ये जो Cl है ये Cl2 बना देगी यहाँ पर एनोड के ऊपर, इसको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। क्लियर है? ये एक बड़ा मुश्किल सा टॉपिक है जिसको मैंने आसान करके यहाँ पर लिखा है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो और अपने नोट्स जो है वो खुद प्रिपेयर करें ताकि आपके लिए ये लेक्चर आसान हो जाए। बुक से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बुक के अंदर काफी ज्यादा चीजें मिस हैं या कम हैं, तो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता। मेरा एक मकसद है कॉन्सेप्ट को डेवलप करवाना ताकि आपके लिए केमिस्ट्री आसान हो जाए और आप केमिस्ट्री से प्यार करने लगे। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चे आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा, आपके लिए आसान रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। स्टे कनेक्टेड, कीप ऑन वाचिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स। फी अमानिल्लाह।